तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी छत्तीसगढ़ की टॉप एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह को देखते हैं। साथ ही साथ मैं उसमें उससे संबंधित पूरे विस्तार को बताता हूँ, जिससे आपको इसकी समझ मिलती है कि आखिर हम किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसकी पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। अब दोस्तों, इससे पहले मैंने और बहुत सारी क्लासेस इसकी ले चुकी हैं, जिसमें क्लास नंबर 3 तक हो चुका है। आज की क्लास नंबर है 4। ठीक है, जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यूज छत्तीसगढ़ के करने वाले हैं। बहुत से लोगों का यही प्रश्न आ रहा है कि आखिर क्या इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये लेवल दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में भी आप घूमते रह जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले, हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल के क्या है अभ्यर्थी मेरे इस क्लास में जुड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको पहले बराबरी में लाऊं, उसके बाद साथ में उठते हैं ना। तो आप आराम से इस सीरीज को देखते जाइए और मैं कोशिश करता हूँ उससे संबंधित जानकारी देता हूँ, जिससे आप टॉप 30 नहीं, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आप इस सीरीज में सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि वन लाइनर आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, मदकू द्वीप कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कोरबा, बी मुंगेली, सी रायगढ़ या डी सरगुजा। आप मेरे साथ ही साथ इसका आंसर देते जाइएगा, कमेंट बॉक्स पे दीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, फिर लास्ट में कुछ चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। तो मदकू द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेली जिले में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्राकृतिक द्वीप है। वहीं यह शिवनाथ और मनियारी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। प्रसिद्ध स्थल देखें तो यहाँ का पुरातात्विक शिव मंदिर यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ कितने सारे पुरातात्विक शिव मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, यही इसके प्रसिद्धि का कारण है। अब यह पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मदकू द्वीप किन दो नदियों के संगम पर बना है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपको ऑप्शन है ए जाजल्य देव, बी विक्रमादित्य, सी रामचंद्र देव या डी बालार्जुन देव। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य ने कराया है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ है। तो पाली कहाँ है, कोरबा में। और विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है पूछा जाएगा तो बाण वंश। आप इसे याद रखेंगे कि विक्रमादित्य कौन से वंश से संबंधित है, बाण वंश से। ये पाली का शिव मंदिर आप देख पाएंगे चित्र में। अब इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब होता है मरम्मत, है ना। जब जर्जर हो जाती है तो उसका मरम्मत कराते हैं ना, तो उसी का मरम्मत किसने कराया था, तो जाजल्य देव द्वारा कराया गया था। और इन्हीं जाजल्य देव नाम के राजा के नाम पर ही क्या है, एक जांजगीर शहर बसा है। जांजगीर जिला में आप जानते हैं ना, तो जांजगीर इसके नाम पर है, जाजल्य देव के नाम पर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए कवर्धा, बी रायपुर, सी महासमुंद या डी बिलासपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दूधाधारी मठ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इनका निर्माण बलभद्र दास ने कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया, तो बलभद्र दास। अब रायपुर का प्रसिद्ध राम मंदिर परिसर इसी मठ के अंदर है। तो इस मंदिर में आप जाएंगे ना, तो राम मंदिर परिसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है। तो आपका ऑप्शन है ए रायगढ़, बी चंपारण, सी बिलासपुर या डी जगदलपुर में। तो बताइए भाई, संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में है। तो वल्लभाचार्य है ना, ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। तो शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इनका जन्म सन 1489 में हुआ था, 1479 में। और यही चंपारण में चंपकेश्वर महादेव है, आप यहाँ पर चित्र में देख पाएंगे, और चंपारण में प्रतिवर्ष चंपारण का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए जैन मंदिर, बी बौद्ध, सी राष्ट्रीय उद्यान या डी पक्षी अभ्यारण्य। तो बताइए स्वास्तिक विहार क्या है, तो स्वास्तिक विहार बौद्ध केंद्र है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। तो स्वास्तिक विहार कहाँ है, तो ये कहाँ है, सिरपुर में। ये आप देख सकते हैं, जैसे सिरपुर में जाएंगे आपको स्वास्तिक विहार देखने को मिलेगा। और सिरपुर कहाँ है,
तो महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर है। स्वास्तिक विहार, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो बौद्ध धर्म में दो संप्रदायों में बटा हुआ था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो जो स्वास्तिक विहार है वो महायान से संबंधित है। और चीनी यात्री हेनसांग 639 में, है ना, 639 ईसा पूर्व में चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रायपुर, बी सरगुजा, सी दुर्ग या डी बिलासपुर। तो जोगी मारा गुफा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जिले में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये गुफा है, एक पहाड़ी के ऊपर है। तो इस पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी भी कहाँ है? सरगुजा जिले में, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं अभिलेख की बात करूं तो यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, जो कि पाली भाषा में थी और ब्राह्मी लिपि में थी। तो भाषा की बात करूं तो पाली होगी और लिपि की बात करूं तो ब्राह्मी। अब यहाँ देवदस और शतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसी के समीप में एक सीता बेंगरा की जगह है, जो कि एशिया की प्रथम नाट्यशाला के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाब गुफा किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए सरगुजा, बी जसपुर, सी बस्तर या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलाश गुफा सरगुजा में भी है, जसपुर में भी है और बस्तर में भी है। इस प्रकार से वो तीनों जिलों में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो तीनों जिलों में कैलाश गुफा पाई जाती है। प्राचीन धार्मिक स्थल व प्राकृतिक गुफा संरचना है यहाँ। वहीं सरगुजा की कैलाश गुफा सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रावण की मूर्ति छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए रायगढ़, बी कवर्धा, सी रतनपुर या डी कोरबा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर में। रतनपुर में रावण की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण की मूर्ति, जो कि भगवान शिव को अपना सर अर्पित कर रहा है। अब देखते हैं इसमें किला, तो किस किले में है? तो ये गज किले में है। इसे हाथी किला कहते हैं, गजनी हाथी। विशेषता क्या है यहाँ की कि रावण की मूर्ति जिसमें वह सिर काटकर किसको अर्पित कर रहा है? भगवान शिव को अर्पित कर रहा है। रतनपुर प्राचीन है वंशी की राजधानी है वंशी का है या कलचुरी वंश, दोनों समान है। उसकी राजधानी क्या थी? रतनपुर। नेक्स्ट देखते हैं, देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है? देखिए, मैंने कहा देव बलौदा स्थान की बात नहीं की, मैंने देव बलौदा का शिव मंदिर की बात की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रायपुर, बी दुर्ग, सी कवर्धा या डी बिलासपुर। देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, देव बलौदा नाम का अगर मैं एक गांव की बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो यह है महासमुंद। लेकिन हमने इस प्रश्न में बात किया है देव बलौदा का शिव मंदिर। तो देव बलौदा का शिव मंदिर कहाँ है? तो दुर्ग में है। इसे आपको याद रखना है। अब इसकी निर्माण शैली की बात करूं तो ये है नागर शैली में बनी हुई। तो शैली भी तीन प्रकार की होती है, नागर, वासर और द्रविड़। तो ये जो शैली है नागर शैली से संबंधित। अब प्रमुख त्योहार देखें तो यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रहस नृत्य किस पर्व में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए होली, बी दशहरा, सी दीपावली या डी हरेली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होली में। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें राधा कृष्णा की रासलीला का छत्तीसगढ़ी स्वरूप होता है ना। और बस्तर अंचल में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? रहस है। और रात्रि में इसे मंचन किया जाता है। तो जो रहस, अगर मैं बोलूं रहस नृत्य की बात करूं तो ये किस टाइम में किया जाता है? तो रात्रि में किया जाता है। आप इसे याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा के प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए लौरिक चंदा, बी हीर रांझा, सी सोहनी महिलवाल या डी सावित्री या सत्यवान। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोरिक चंदा। तो चंदैनी गोंदा के प्रमुख पात्र लोरिक चंदा थे। अब लोरिक चंदा इसमें क्या है? प्रेम प्रसंग है ना, उसका वर्णन है। आगे इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो लोरिक कहाँ का निवासी था? तो रीवा का। वहीं चंदा आरंग की निवासी थी। और लोक गायक, प्रसिद्ध लोक गायक जो कि लोरिक चंदा के लिए है ना, कौन है? तो चिंता दास है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सोहर गीत कब गाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए बच्चे के जन्म पर, बी विवाह पर, सी त्योहार पर या डी मृत्यु पर। तो बताइए सोहर गीत कब गाया जाता है? तो सोहर गीत आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। देखते हैं, तो देखिए इन गीत को भी अलग अलग पार्ट में हम बांट सकते हैं। जैसे सदरी गीत जब गर्भ के 7वें माह में होता है ना,
तो इस टाइम में कौन सा गीत गाया जाता है? तो सदरी गीत। वहीं लोरी गीत जब बच्चे को सुलाना होता है, लोरी गाते हैं अपन, तो ये लोरी गीत है। और वहीं सोहर गीत, तो जो भी सुखद अवसर जब होगा तो इसमें क्या होगा? सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, जैसे बर्थडे जन्मदिन हो गया, ये भी सुखद अवसर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सीता बेंगरा गुफा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी जसपुर, सी सरगुजा या डी रायगढ़। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा में। सीता बेंगरा सरगुजा में है। तो देखिए पहाड़ी की मैं बात करता हूं तो पहाड़ी होगी रामगढ़ की पहाड़ी, जिसे मैंने बताया है इससे पहले भी। तो एशिया की जहां प्रथम नाट्यशाला है, और भरत मुनि है ना प्रसिद्ध नाट्य शास्त्री, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना यहीं की थी, सीता बेंगरा में, इसलिए यह प्रसिद्ध है। काल देखें तो लगभग 200 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखें तो नंबी जलप्रपात किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंबी जलप्रपात। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांकेर, बी बस्तर, सी बीजापुर या डी दंतेवाड़ा। तो बताइए भी, जिस किसी को भी ये जो सीरीज है इजी लग रही है ना, 30 में 30 सही होना चाहिए, अदरवाइज ये जो इजी है बोलने वाले हैं ना, कमेंट मत किया करो। फिर नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। ठीक है, तो नंबी जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर। तो बीजापुर में और देखें अगर जलप्रपात की, तो सात धारा है और एक है लंकापल्ली, लंकापल्ली नाम की गुफा है, लंकापल्ली नाम की गुफा भी है ना। और बीजापुर जिले का प्राकृतिक पर्यटन यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी शिवनाथ, सी इंद्रावती या डी महानदी। बताइए भाई, चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इंद्रावती नदी पर यह स्थित है, और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहां पर क्या कहा है? सबसे बड़ा जलप्रपात। लेकिन अगर मैं सबसे ऊंचा जलप्रपात कहूं तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा तीरथगढ़। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ पर है, तीरथगढ़ कहलाता है, जो कि मुनगा नदी, मुनगा बहार नदी पर स्थित है ना। स्थान की मैं बात करूं तो स्थान है बस्तर जिला में। नेक्स्ट है, मां दंतेश्वरी को मुख्य देवी के रूप में कौन सी जनजाति पूजती है? आपका ऑप्शन है ए बैगा, बी उरांव, सी हलबा या डी भुंजिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हलबा। हलबा जनजाति मां दंतेश्वरी देवी को पूजती है। अब देखते हैं बैगा जनजाति किसे पूजते हैं? तो बूढ़ा देव। तो इनके आराध्य देव को आपको याद रखना है, बैगा ब से बूढ़ा देव आपको याद रखना है। वहीं उराव, उराव के लिए कौन सा है? सरना देवी। देखिए उराव के लिए अगर कुछ भी चीजें आपको याद रखनी है तो स से याद रखिए, क्योंकि सरना देवी है ना इसकी देवी है। वहीं सरहुल पर्व मनाते हैं। वहीं सबसे शिक्षित जनजाति भी क्या है? उराव है, तो इसलिए आपको याद रखना है। हलबा, हलबा जनजाति दंतेश्वरी माता को मैंने बता दिया। अब हलबा जनजाति आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है। तो आर्थिक रूप से समृद्ध कौन है? हलबा जनजाति। हल चलाते हैं ना, हल चला के हम क्या बनेंगे? समृद्ध बनेंगे, आपको ऐसे याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षय तृतीया के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए हरियाली, बी पोला, सी पुत्रा पुत्री या डी तीजा। तो दोस्तों अक्षय तृतीया को ही पुत्रा पुत्री विवाह का त्योहार भी कहा जाता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अक्षय तृतीया इसे ही क्या कहते हैं? अक्ति कहते हैं, जिसमें पुत्रा पुत्री विवाह किया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है ना, बैसाख शुक्ल तृतीया को। और इसी टाइम किसान बीज बुआई आरंभ करते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती थी, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ को बांटा गया था? तो आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी शिवनाथ, सी इंद्रावती या डी पैरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ों में से उन दोनों को बीच बीच में आधे आधे भागों में बांटती थी, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर से शिवनाथ नदी निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर से छत्तीसगढ़ को इस प्रकार से बांट दे रही है। तो यहाँ पर 18 गढ़ है उत्तर साइड में, और इधर 18। ठीक है, 18 गढ़। तो उत्तर में 18, दक्षिण में 18, इस प्रकार से शिवनाथ नदी 18 गढ़ों को बराबर भागों में बांट देती थी। इसी कारण इसका नाम भी छत्तीसगढ़ पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ? तो आपका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। बताइए भाई, भिलाई स्टील प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना आखिर लागू कब हुई थी? तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में। अब आपको समझ में आ जाएगा
तो 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो आ गया ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और उत्पादन इसमें शुरू कब हुआ? 1959 अर्थात 1959 में। इसमें सहयोग किया किसने? तो सोवियत संघ रूस ने भारत का सहयोग किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसकी सहयोग से बीएसपी प्लांट बनाया है? तो आपका आंसर होगा रूस के। जिसका उद्घाटन किया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और इसका प्रतीक चिन्ह जो कि मैत्री का प्रतीक चिन्ह है रूस और भारत का, क्या है? तो मैत्री बाग है जो कि दुर्ग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरिजन सेवक संघ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रत्नाकर झा, सी घनश्याम सिंह गुप्त या डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो महात्मा गांधी जी को देखकर, हरिजन देखकर ए मत मार दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां दुर्ग की बात आई ना, मोस्ट ऑफ टाइम घनश्याम सिंह गुप्त ही करेक्ट आंसर होते हैं, को याद रखना है। तो घनश्याम सिंह गुप्त हरिजन सेवक संघ दुर्ग के संस्थापक थे। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष थे रत्नाकर झा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन 1934 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था हरिजन खान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? इससे पहले वाले सीरीज में मैंने बता दी है कि वो 2 बार आए थे। कब कब आए थे अभी आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए 1915, बी 1920, सी 1933 और डी 1942। तो यहाँ पर प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1920 में आए थे, है ना। और 2 बार कब कब आए थे? एक आए थे 1920 में, एक आए थे 1933 में। तो 1920 में कब आए थे? 20 दिसंबर सन 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान आए थे, ये क्वेश्चन आता है। वहीं इनका दूसरा आगमन 22 से 28 नवंबर सन 1933 को हुआ था। तो 2 बार आपको याद रखना है, पहला आया था 1920 में और दूसरा आया था 1933। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए अजमेर सिंह, बी वीरनारायण सिंह, सी गोपाल देव या डी अन्नम देव। तो बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नम देव थे। ठीक है, और इसके अंतिम शासक बोलूं तो प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है ना इनके नाम पर। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव इनके अंतिम शासक रहे। अब सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंद्रबल, बी उदयन, सी महासेव गुप्त और डी तिवर देव। तो देखिए यहाँ प्रथम शासक की बात हुई है, तो प्रथम शासक कौन था? इंद्रबल को माना जाता है। ठीक है, और वहीं आदि पुरुष उदयन को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए उदयन को क्या माना जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। वहीं इंद्रबल को पांडु वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो ए है हलवा, बी है मुड़िया, सी है उराव और डी पैगा। तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मुड़िया। देखिए मुड़ मतलब होता है सिर, छत्तीसगढ़ी में मुड़ बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है सिर। तो सिर झुकाकर अपने संस्कार दिखाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन होगा? मुड़िया। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब वही मैंने बताया आर्थिक रूप से समृद्ध कौन होगा? आर्थिक मतलब हल चलाकर हम पैसे वाले बन जाएंगे, तो कौन सी जनजाति होगी? हलवा। अब सर्वाधिक शिक्षित मैंने स से बता दिया था, स से शिक्षा, स से सरहुल, स से सरना, उराव जनजाति। आपको इन तीनों चीजों को याद रखना है। स याद आएगा ना, उराव जनजाति टिक मार देना भैया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है ए रविशंकर शुक्ल, बी सुंदरलाल शर्मा, सी ठाकुर छेदीलाल और डी घनश्याम सिंह गुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ल जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया था और छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर सन 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा किया गया था। स्थान बताऊं तो रायपुर में। ठीक है, अब किस पांडुवंशी शासक के काल में हेनसांग सिरपुर आया था? तो मैंने पहले बताया कि हेनसांग सिरपुर तो आया था, सिरपुर और मल्हार की यात्रा उसने की थी। तो किस शासक के टाइम में की थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए महाशिव गुप्त, बी तिवरदेव, डी हर्षगुप्त या डी चंद्रगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाशिव गुप्त बलार्जुन। ठीक है, इसका आगमन 639 ईस्वी में हुआ था, देख सकते हैं आप यहाँ। ये कौन है? हेनसांग। इनकी रचना थी सीयू की, जिसमें कियासलो नाम की से छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। ठीक है, आपको याद रखना है। इन्होंने सिरपुर और मल्हार 2 क्षेत्रों की यात्रा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग ऑप्शन नंबर सी, सीधा मानते हैं राजिम को कहा जाता है। ठीक है,
तो राजिम में त्रिवेणी संगम है, महानदी पैरी और सोढ़ूर का, जहां पर मांगी पूर्णी मेला लगता है ना, धार्मिक मेला, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ए वीर नारायण सिंह, बी गुंडाधुर, सी सुरेंद्र शाह या डी हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे ऑप्शन नंबर बी, गुंडाधुर को कहा जाता है। ठीक है, तो गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नायक थे और भूमकाल विद्रोह सन 1910 में हुआ था। तो इसके नायक कौन थे? गुंडाधुर। वहीं वीर नारायण सिंह की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, है ना, जिन्हें 10 दिसंबर सन 1857 को जैन स्तंभ चौक में फांसी दी गई। हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाने जाते हैं, हनुमान सिंह को। वहीं सुरेंद्र साय छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो SECL का मुख्यालय कहाँ है? SECL का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है ए रायपुर, बी कोरबा, सी बिलासपुर या जी झरिया। बताइए भाई इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SECL का मुख्यालय बिलासपुर में है। देखिए SECL का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, है ना, कोलफील्ड मतलब कोयले से संबंधित। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई। इसका कार्य क्या है? तो कोयला उत्खनन करना। आप देखिए अधीनस्थ, ये क्वेश्चन आया हुआ था भी आप एग्जाम में, तो कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये आता है। किसके अधीन है? कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन, है ना। मुख्यालय देखें तो क्या है? कोलकाता, इसका मुख्यालय है कोलकाता। अब किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है ना? तो आपका ऑप्शन है ए अबूझमाड़िया, बी भुंजिया, सी बैगा या डी पारधी। तो देखिए अगर मैं किसी को भूंज दूंगा ना तो लाल हो जाएगा ना, तो उसी से आपको याद रखना है भुंजिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। आप यहाँ पर लाल बंगला देख सकते हैं, लाल घर है ना, लाल 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 कलर से लेपित होता है ना, तो इसे लाल बंगला कहा जाता है। तो ये भुंजिया जनजाति की होती है। अब अबूझमाड़िया जनजाति के रसोई घर को अंगादी कहते हैं, वहीं बैगा जनजाति के रसोई घर को रांधल घर कहते हैं, और पारधी जनजाति के रसोई घर को माई घर कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन इतना ही, और मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन के साथ साथ विस्तृत आपको जानकारी देते रहूं। धीरे से हम लेवल अप करेंगे ना, जैसे ही बेसिक क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे ना, आपका लेवल अप चालू हो जाएगा, जिसमें हम कूट वाले प्रश्न करेंगे, है ना, थोड़ा सा कठिन प्रश्नों को करेंगे। और मैंने क्या किया, अभी जो सीरीज है ना, थोड़े से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया, ताकि जो थोड़े से कमजोर छात्र हैं, है ना, जिनको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, वो रिलेट कर पाए और साथ में आगे बढ़ते हैं ना, क्यों किसी को पीछे छोड़ना। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि बेसिक से स्टार्ट करूं, और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी बेसिक्स क्लासेस। अगर आपको फिर भी इजी लग रहा है तो टॉप 30 क्वेश्चंस अगर मैंने दिए हैं, तो अगर आपका 30 से 30 क्वेश्चन सही हुआ है ना, कमेंट करके बताओ हाँ सही हुआ है, तब मैं मानूंगा। ठीक है, अदरवाइज एक भी गलत होता है तो यार कमेंट मत कीजिए कि थोड़ा लेवल अप कीजिए, आएगी टाइम मैं करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ठोको ना यार, उसमें क्यों कंजूसी करते हो, और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, अला लो थोड़े, शेयर नहीं करते आप लोग। तो दोस्तों इसी प्रकार से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।